हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहां पर फॉरेस्ट्री का पेपर क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपका ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थिनिंग। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि थिनिंग है क्या चीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम अपने घर में यदि गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे अपन क्या करते हैं कि मान लिया जाए कोई प्लांट है, उस प्लांट की कोई लीफ या पत्ती इन्फेक्टेड हो गई है या कोई ब्रांच इन्फेक्टेड हो गई है, उसको काट करके हम अलग करते हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, यहां पे थिनिंग कहलाती है। ठीक, मतलब एक प्लांट प्रॉपर एक अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके तो उसके जो इन्फेक्टेड या जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपका थिनिंग कहलाती है। यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है थिनिंग में। पहला ऑप्शन टू इंप्रूव द हाइजेनिक कंडीशन, हाइजेनिक स्वच्छता, मतलब इसको करने से जो हमारा गार्डन है, ये जो हमारा प्लांट है वो हाइजेनिक हो जाएगा, मतलब स्वच्छ हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन टू क्रिएट बेस्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, मतलब मान करके चलिए कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है प्लांट का वो जबरदस्ती में क्या करेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करेगा, जबकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो बेटर है कि हम उसको निकाल करके क्या कर दें, वहां से अलग कर दें। तो टू क्रिएट बेस्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, जिसके कारण जो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट आपका बन रहा है सर्विस द एंटीसिपेटेड लॉसेस द मर्चेंटेबल वॉल्यूम ऑफ टिम्बर, मर्चेंटेबल वॉल्यूम ऑफ टिम्बर, मतलब जस्ट लाइक आप ये समझ जाइए कि उसका जो सेल प्राइस है, तो ऐसा करने से हमको जो आगे चल करके टिम्बर प्राप्त होगी वो क्या वैल्यूएबल रहेगी, मतलब उसकी एक कीमत रहेगी, मार्केट वैल्यू रहेगी, और एक जो भावी नुकसान होने की जो संभावना है उससे अपन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये यहां पर आपका है। और फोर्थ ऑप्शन है रिटेनिंग सीड बेरर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चारों आंसर इसका सही है। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 91 का। इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर थिनिंग। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था प्रूनिंग, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रूनिंग। तो प्रूनिंग में हमने क्या किया था कि जो लोअर ब्रांच होती हैं ट्रीज की उसकी कटिंग कर देते हैं, जिससे कि अपने को जो टिम्बर प्राप्त होगी उसमें किसी प्रकार का नॉट या गठान जैसा स्ट्रक्चर अपने को दिखाई नहीं देगा। तो प्रूनिंग, थिनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। नेक्स्ट आइए आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है ये एक्चुअल में क्या है कि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है उससे संबंधित है, मतलब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी एक प्रकार से क्या आपका अर्थशास्त्र से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। तो इसको हम यहां पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनोलॉजी है क्या चीज। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा पहले कमोडिटी और गुड्स और सर्विस क्या होती है। तो आप तो पहले समझ जाइए यहां पर क्या हो गया आपका, ये कमोडिटी को पहले समझिए, ये हो गया कमोडिटी, या एक प्रकार से आप इसे क्या बोल सकते हो, यहां पर ध्यान रखना ये प्रोडक्ट। ठीक है भाई, आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट को यदि क्रय कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो आप मतलब क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। मतलब यहां पर दो चीजें हैं कि कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया है, किस चीज के लिए प्रोड्यूस किया गया है, उपभोग के लिए उसको प्रोड्यूस किया गया है, मतलब उसका कंजम्पशन होना है। ठीक है, या हम ये बोल दें कि भाई कोई गुड्स है, ये कमोडिटी या प्रोडक्ट क्या हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया आपका ये गुड्स हो गया। इसके अलावा क्या होती है आपका यहां पर ये सर्विस होती है। तो आपको भाई कोई भी गुड्स यदि प्रोवाइड कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उससे सेटिस्फाइड हुए या नहीं, मतलब उस कमोडिटी या प्रोडक्ट से या गुड्स या सर्विस से आप सेटिस्फाइड हुए या नहीं, इससे रिलेटेड यहां पर कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है इनिशियल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मतलब जो यहां पर यूटिलिटी है कि भाई हम ये बोलते हैं कि कोई कमोडिटी है या प्रोडक्ट है या कोई गुड्स है या जो सर्विस है, इसका इंपॉर्टेंस किस पर है, इसका इंपॉर्टेंस इसकी आपका यूटिलिटी किससे संबंधित है, आपका ये यूटिलिटी से संबंधित है। यूटिलिटी मतलब क्या हो गया इसकी यहां पर ये उपयोगिता, आया ध्यान में यूटिलिटी। तो यहां पर क्या है इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीन टर्मिनोलॉजी है यूटिलिटी संबंधित, ध्यान देंगे। पहला अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका ये
इनिशियल यूटिलिटी, दूसरा क्या होता है हमारे पास आपका ये टोटल यूटिलिटी, और थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या होता है ध्यान रखना है ये मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी से संबंधित है। ठीक है, मतलब यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे ध्यान रखना, इनिशियल प्रारंभिक उपयोगिता, ये क्या हो गया कुल उपयोगिता, और ये मार्जिनल ये क्या हो गया सीमांत उपयोगिता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इनिशियल यूटिलिटी बोलने का मतलब क्या है, कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑलवेज पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है जो बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई ब्रेड का आपने लिया, ब्रेड का एक पैकेट लिया, आपने उसको जैसे ही पहला उसका पीस को खाया वही क्या कराएगा उसका इनिशियल यूटिलिटी, मतलब पहली उपयोगिता। और ये हमेशा क्या होती है ध्यान रखना पॉजिटिव होती है कि भाई मार्केट से कोई भी चीज यदि हम क्रय कर रहे हैं, कोई कमोडिटी ले रहे हैं, तो जो पहला स्टेप उसका होगा वो क्या होगा इनिशियल यूटिलिटी होगा, और ऑलमोस्ट क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि अपन को खरीदे गए हैं तभी अपन पॉजिटिव थॉट के साथ वहां पर गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो कमोडिटी है उस कमोडिटी के साथ कुछ एडिशनल थिंग्स भी जुड़ी होती हैं अपने को, तो जो एडिशनल उसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। कि आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी को आपने क्रय किया और उस कमोडिटी के अलावा जो मेन कमोडिटी है उसके साथ और भी कुछ एडिशनल कमोडिटीज हैं, तो उसको भी यदि उसके साथ अपन मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल कमोडिटी कहलाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ कंज्यूमर स्टॉप कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट वेयर, मतलब ये बोल रहा है कि जो उपभोक्ता है किसी कमोडिटी के उपभोग को अंतिम रूप से स्टॉप कर देता है कब, तो आपको यहां पर इसका आंसर बना है मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, मतलब जो मेन कमोडिटी है उसके साथ जो एडिशनल मिलना था वो भी अब आपको मिल चुका है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया अब कुछ नहीं मिलना है एडिशनल, मतलब मार्जिनल कमोडिटी क्या हो गई वहां पर आपका जीरो हो गई, और उसी स्टेज में जो कंज्यूमर है उस कमोडिटी का कंजम्पशन को क्या कर देगा स्टॉप कर देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो यहां पर आपका आंसर का बना डी आंसर बना मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है, मतलब कोई मेन कमोडिटी है उसके साथ जो एडिशनल मिलना था अब वो एडिशनल मिल चुके उसका भी अपन उपभोग कर चुके हैं, अब हमारे पास उपभोग करने के लिए या कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो हम उस कमोडिटी का जो यूटिलिटी है या उसका जो कंजम्पशन कर रहे थे वो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे लिए अब उपयोग करने के लायक नहीं रहा। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक टोटल यूटिलिटी इज जीरो। तो टोटल यूटिलिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि टोटली सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मतलब इनिशियल में क्या था अपन इनिशियली क्या हुए वहां पर सेटिस्फाइड हुए, मार्जिनल में क्या हुआ एडिशनल जो कमोडिटी है उसको लेकर के हम सेटिस्फाइड हुए, और जो टोटल है तो उस कमोडिटी से हम क्या हो गए टोटली सेटिस्फाइड हो गए। ये कहलाता है आपका ध्यान रखेंगे टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये 92 था यहां पर, हालांकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है तो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट मेरा भी यहां पर नहीं है, लेकिन जो समझ में आया वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन किया हूं। नेक्स्ट आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द मनी। ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो खैर तो पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियर है कि कौन सा कार्य है जो मनी के द्वारा या मुद्रा के द्वारा संभव नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि पहला ऑप्शन बना एक ट्रेड इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल 100% सही। आपको मालूम है कि जो मनी है एक्चुअल में क्या है आपका एक्सचेंज का एक माध्यम है, विनिमय का एक माध्यम है, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन बोलता है इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन प्राइस, यही इसका गलत आंसर है और यही हमारा मतलब एक गलत ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन प्राइस। तो ध्यान रखेंगे मनी के द्वारा मूल्य में स्थिरता नहीं आती है, कि भाई किसी वस्तु का जो मूल्य है वो तो क्या है बाजार की शक्ति, मतलब आपका उपलब्धता और उसकी उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है, जिसको जनरली अपन बोलते हैं मांग और पूर्ति का नियम के आधार पर उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो मनी किसी प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, यह आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है यहां पर इट मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो भाई मनी के द्वारा ही हम किसी वस्तु की जो वैल्यू है उसको मेजर करते हैं, यह भी सही है। इट एक्ट एज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड
पेमेंट, ठीक है, और ये अलग अलग जो पेमेंट होता है उससे भी संबंधित है। तो कुल मिलाकर के मूल्य को स्थिरता प्रदान करने में मनी की कोई भूमिका नहीं होती है। 93 का आंसर बना आपका यहां पर बी। उसके बाद नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, मतलब मृदा में जो नमी होती है उस नमी को बनाए रखने में किसकी भूमिका है और किसकी भूमिका नहीं है। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं आपका कि सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि जो हम वाटर पढ़ते हैं, ध्यान होगा आपको कि जो रेनी वाटर होता है, रेनी वाटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट आपका क्या क्या होता है ये आपको ध्यान होगा। एक अपन पढ़ते हैं क्या यहां पर ये कैपिलरी वाटर, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे यहां पर आपका ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना आपका ये ग्रेविटेशनल वाटर। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ते हैं हम लोग ये ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपका ये ग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, जो रेनी वाटर है, उसका मोस्ट जो पार्ट है डीपली अंडरगोज टुवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्षा के जल की अधिकांश मात्रा मृदा की गहराई में चले जाती है, चट्टानों के बीच में जाकर के संग्रहित हो जाती है। तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है क्योंकि ये पानी बहुत गहराई में है, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या ये कैपिलरी वाटर। ये बहुत बेसिक जीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब ओनली कैपिलरी वाटर, आया समझ में। और थर्ड नंबर पे एक अपन देख रहे हैं क्या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता जल, मतलब द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अटैच्ड विद सॉइल पार्टिकल थ्रू सरफेस टेंशन फोर्स, जल की कुछ मात्रा पृष्ठ तनाव बल के प्रभाव से मृदा की सतह में चिपकी होती है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये दोनों को ही प्लांट मतलब थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकता है, या मृदा की नमी को बनाए रखने में इसकी भूमिका है। इसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर फील्ड कैपेसिटी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड कैपेसिटी में ग्रेविटेशनल वाटर को आपको काउंट नहीं करना है, केवल कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को आप कंसीडर करेंगे किसमें, यहां पर फील्ड कैपेसिटी, और यही डिटरमाइन करता है आपका सॉइल मॉइस्चर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन लिया फील्ड कैपेसिटी, तो फील्ड कैपेसिटी बोल दिए, मतलब क्या है कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों इसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिया है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, इसको यहां पर इसमें काउंट नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे, मतलब जो उपलब्ध जल की मात्रा है उसको यहां पे काउंट नहीं किया जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट और परमानेंट वेटिंग पॉइंट। तो यहां पर एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब इसके आंसर में वेरिएशन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, कि जो परमानेंट वेटिंग है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आंसर यहां पर लिया गया है 94 में। तो 94 का आंसर लिया गया है एक्चुअल में यहां पर आपका 1, 3 एंड 4, ये यहां पर आंसर कंसीडर किया गया है। तो पीएससी का आंसर इसमें अपन किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि मेनली जो मॉइस्ट कांस्टेंट होता है सॉइल में वो डिसाइड होता है किससे। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर आपका फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर बनना था आपका 1 एंड 3 बनना था, यहां पर 1 एंड 3 आंसर बनना था, लेकिन पीएससी ने इसका आंसर 1, 3 एंड 4 को लिया है। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब आप ये समझ जाइए कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब फाइनली जो प्लांट्स है वो किसी भी प्रकार से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सॉइल में क्या है अब आपका वाटर नहीं बचा है, ठीक है। मतलब जो विल्टिंग अपन पढ़ते हैं, आपको ध्यान होगा विल्टिंग मतलब मुरझान, विल्टिंग बोलने का मतलब क्या होता है आपका मुरझान, ठीक है। तो ये विल्टिंग अपन एक टर्म पढ़ते हैं, ध्यान रखना आपका ये हो गया विल्टिंग। विल्टिंग को हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं आपका मुरझान, ठीक है। अब ये देखिए जो विल्टिंग होती है ये एक्चुअल में क्या 3 टाइप्स होती है। विल्टिंग क्या होती है आपका 3 टाइप्स होती है। मतलब यहां पर आप ध्यान रखना कि अपन बोलते हैं ना कि ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो भाई ट्रांसपिरेशन इज मस्ट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब पौधे में जल अवशोषण की क्रिया के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है, लेकिन एक्सेस ट्रांसपिरेशन कॉज
विल्टिंग इन प्लांट, मतलब पौधे में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विल्टिंग बोलते हैं। विल्टिंग अपने को 3 टाइप्स होती है। 3 टाइप्स ऑफ विल्टिंग बोलने का मतलब क्या होता है आपका, नंबर 1 पे हम बोल देते हैं कि आपका यहां पर ये इंसिपिएंट विल्टिंग। पहला क्या आता है आपका, इंसिपिएंट विल्टिंग, मतलब एक प्रकार से क्या है आपका, ये अदृश्य है। ये आपका क्या है, अदृश्य है। बोलने का मतलब क्या होता है, एक सिंपल आप समझना कि भाई जैसे आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपको प्यास लगी हुई है, लेकिन ऐसा नॉर्मल पानी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटा भी चलेगा। ये क्या कहलाएगी, इंसिपिएंट विल्टिंग। मतलब आपकी जो फिजियोलॉजी है या प्लांट की जो फिजियोलॉजी है उसको रिक्वायरमेंट है वाटर की, लेकिन वो बाहर से अपने को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, इंसिपिएंट विल्टिंग या अदृश्य प्रकार की विल्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, मतलब प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है लेकिन बाहर से अपने को ऐसा कोई सिम्टम्स उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल है, या क्या कहलाएगी आपका, इंसिपिएंट विल्टिंग। दूसरी विल्टिंग होती है, यहां पर ध्यान रखेंगे आपका, टेम्परेरी विल्टिंग। दूसरी क्या होती है आपका, ध्यान रखना है आपका, ये टेम्परेरी विल्टिंग। टेम्परेरी विल्टिंग मतलब अस्थायी। जनरली इसको हम देखते हैं समर सीजन में, कि भाई समर सीजन में क्या है कि दोपहर में पूरा धूप पड़ती है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन होने के कारण जो पत्तियां हो जाती हैं मुरझा जाती हैं, आए समझ में। लेकिन यदि फिर से अपन वहां पर पानी डाल दें तो फिर से क्या हो जाती हैं, वो फ्रेश अपने को दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो विल्टिंग है ये क्या आपका, टेम्परेरी विल्टिंग है। ये क्या है आपका, टेम्परेरी विल्टिंग है। और थर्ड नंबर पे क्या होता है आपका, परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग बोलने का मतलब कि घर में हमने क्या है कि कोई गार्डन लगाया हुआ है, अब गार्डन लगाए हैं 10 दिन के लिए, क्या हो गया, हम आपका गर्मी के समय में 10 दिन के लिए कहीं हम टूर में चले गए और जब लौट करके आते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट पूरी तरीके से मुरझा चुके होते हैं, और उसके बाद हम कितना भी वाटर वहां पर डालें वो प्लांट फिर से सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब फाइनली उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब एक सिंपल आप अपने बारे में सोचिए कि भाई मुझे प्यास लगी है लेकिन बाहर से ऐसा कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, 5-6 घंटा मैं क्लास लिया, अब 5-6 घंटे क्लास के बाद मैं एकदम सुस्त पढ़ने लग जाऊंगा। सुस्त पढ़ने लग जाऊंगा मतलब क्या है कि अब मेरे को पानी की आवश्यकता है, और उस दौरान मेरे को फिर से पानी मिल जाएगा, मैं फिर से फ्रेश होकर के क्लास देना शुरू कर दूंगा। तो ये क्या हुई, टेम्परेरी विल्टिंग। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि पानी मेरे को मिल ही नहीं किया, और पानी नहीं मिला तो क्या है, कितना देर हल्ला मचाऊंगा आपका मैं, 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद फिर खेल खत्म। उसके बाद फिर क्या है कि लोग गंगा जल डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं लेकिन फिर उठने वाला नहीं हूं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपका, परमानेंट विल्टिंग के नाम से जानी जाती है। तो सेम उसी तरीके से प्लांट में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आपका क्या बना है यहां पर, फील्ड कैपेसिटी, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ये तीनों सही है पीएससी के अकॉर्डिंग। और फोर्थ आपका एक ऑप्शन दिया है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, उसको यहां पर काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है 95 नंबर का क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो आपको मालूम है कि भाई सॉइल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या एनायन और कैटायन के फॉर्म में हैं। तो यहां पर एसआई यूनिट मतलब उसकी जो यूनिट अपन मेजरमेंट करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज, मतलब मिट्टी में जो कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी है उसकी यूनिट क्या है। तो उसकी यूनिट आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये यूनिट आपको रट करके रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस यूनिट को इस तरीके से लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 95 पेपर अभी सभी लोगों के पास में है। ये यूनिट आपका लिखा हुआ है, ए वाला ऑप्शन है सी, उसके बाद क्या है MOL, में भी आपका MOL मतलब मोल होता है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है P+, ठीक, और उसके बाद आपका क्या है यहां पर किलोग्राम, और ये इस तरीके से। तो ये यूनिट है, इसको आपको रट करके रखना है कि मतलब मिट्टी से प्लांट जो कैटायन को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है या कैटायन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है। तो ये मेजर करने की यूनिट क्या है आपका, ये C, ये मोल, ये आपका इस तरीके से, ये क्या है आपका किलोग्राम में इसको अपन मेजर करते हैं। तो सीधी सी बात है, पॉइंट आपको रट करके रखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 तक का आपका हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से।